वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाप बेटा यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों से कुछ न्यूज़ नहीं आए थे, बट कहीं ना कहीं ये था कि न्यूज़ कवर्स बहुत से हो रहे थे, बट घूम फिर के बात हो रही थी किसानी आंदोलन की या कुछ और चीज़ों की, जिस पे कुछ डिटेल्स आपको चारों तरफ से मिल रही थी। कुछ ऐसा था नहीं, बट फिर भी क्या होता है कि बहुत से न्यूज़ ऐसा होता है जो हिडन रह जाते हैं और अचानक से पता चलता है कि ऐसे भी कुछ न्यूज़ थे। तो कोशिश करेंगे फास्ट ट्रैक में फटाफट बात करें, क्योंकि न्यूज़ तो हमें देना नहीं है कि जिसमें बहुत सी डिटेल शामिल हों और बड़े ध्यान से धीरे धीरे विद डेट्स एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें शामिल हों। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं और इसमें हो सकता है कहीं न कहीं पे कुछ चीज़ें मिसकोट हो जाएँ या फिर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ नंबर्स का हेर-फेर हो जाए। ये इस तरीके का डिस्कशन होगा जैसे हम बैठ के घर पे अपनी नॉर्मल बातें करते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि ठीक है, एक नॉर्मल बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ चैनल में कोई न्यूज़ दे रहा है और इस तरीके से बात हो रही है। मेरे सामने एक पेपर रखा हो, पेपर पे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि क्या है क्या नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं बात करने के लिए। सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कहा था कि जितनी भी एजेंसीज़ हैं, एजेंसीज़ मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज़, पुलिस हो गई या कुछ और जितनी भी एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए। बहुत से पुलिस स्टेशंस में लगाए भी गए, बट बात ये है कि लगाए गए, कई जगह ऑपरेटिव नहीं हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है सीसीटीवी कैमरा की कि हाँ जी, इसमें से हमें फुटेज निकाल के दे दो, तो एक्सक्यूज़ आता है, नहीं जी वो तो हार्ड डिस्क ख़राब हो गई थी, लाइट नहीं थी, ये प्रॉब्लम थी, वो थी। तो बहुत सी चीज़ें टेक्निकल इश्यूज़ में बात कर दी जाती है। अगर फिर भी कहा जाए कि फ़ोर्सफुली अगर ये कहीं करवा भी दिया जाए, तो क्या इसका कुछ फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि एजेंसीज़ इसको किस तरीके से यूज़ करें। मान लीजिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, किसी को अरेस्ट किया और उसको बोला कि अब आप बैठो यहाँ पर, अब इन्फॉर्मेशन लेनी है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसको पहले एक रूम में बैठाएँगे, वहाँ पे उससे बड़े प्यार से बात करेंगे जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। उसको फिर बोलेंगे कि वैसे एक काम करो, आप ज़रा बाथरूम जाके आ जाओ और मैं भी बाथरूम जाके आता हूँ। अब वो बाहर तो लिखा हुआ है बाथरूम और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लिखा है और जहाँ पे लिखा हुआ कि ओके द पर्सन इज़ गोइंग इनटू द बाथरूम। अब बाथरूम में उसको 5 मिनट भी लग सकते हैं, 7 मिनट भी लग सकते हैं। और बाथरूम के अंदर उसकी वो कुटाई करेंगे जिससे बेचारा सब कुछ बक देगा और फिर पता चलेगा कि वो तो बाथरूम के अंदर बिल्कुल सही सलामत गया था। वापस आया है, उसको वापस पेंट वेंट करके उसका मेकअप करके वापस भेज दिया गया है कि आप बिल्कुल नॉर्मल गए थे। बट इन्वेस्टिगेशन जो हुई किस तरीके की हुई कि आपको पता भी नहीं चला और कुटाई भी हो गई अगले की, उससे जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो भी कर ली और सीसीटीवी कैमरा भी लगे और उस पर सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई कि जी तो बिल्कुल सेफ़ था, कुछ भी नहीं कहा हमने, इससे बड़े प्यार से बातें पूछी, बड़ा सब कुछ किया। तो रियल टाइम इसका कुछ फ़ायदा लग नहीं रहा है कि होगा, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लिपापोती कर दी जाएगी और सब जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, बड़े-बड़े टेंडर निकलेंगे और बड़े-बड़े लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। अगली बात आती है कि इनकम टैक्स की रेट्स पड़ रही हैं अलग-अलग लोकेशंस पे। जैसे तापसी पन्नू जो हैं एक्ट्रेस हैं उनके, अनुराग कश्यप हैं फ़िल्म डायरेक्टर हैं शायद उनके, और एक और जो मंत्री नहीं, एमएलए थे नहीं सॉरी, हैं हरियाणा के, उनका क्या नाम है? उनका नाम है कुंडू जी करके कोई हैं, और वो आज़ाद थे। आज़ाद मतलब इंडिपेंडेंट एमएलए थे हरियाणा से, बट वो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे खट्टर जी की सरकार को। तो उनके घर पर भी इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है सबको पता है, इसमें समझाने जैसी कोई बात है नहीं। क्योंकि इनकम टैक्स की रेट कब बढ़ती है? जब वो ये कहते हैं कि मैं तो किसानों के साथ हूँ और मुझे बाद में लोगों के बीच में भी जाना है, इसलिए मैं किसानी बिल्स जो हैं उसके सपोर्ट में खड़ा हूँ, सपोर्ट में नहीं, उसके अगेंस्ट में खड़ा हूँ और किसानों के साथ खड़ा हूँ। दूसरी बात करें तापसी पन्नू की, तो वो आप सब लोग जानते हैं कि ट्विटर पे उन्होंने खूब हो हल्ला किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुराग कश्यप ने भी कहीं ना कहीं किसानों को सपोर्ट किया था। तो इनकम टैक्स की रेट उनके यहाँ पे पड़ गई है। इसमें भैया मैं तो नहीं कहता हूँ कि ये सरकार जानबूझ के कर रही है, उनका नंबर आ गया और इनकम टैक्स किस लिए आ गया, बाकी जनता सब जानती है। अगली बात करते हैं कि जी आरटीआई डाली गई कि प्रधानमंत्री साहब का भाषण कौन लिखता है और उसको कितने पैसे दिए जाते हैं, किनकी तरफ से आरटीआई डाली गई? कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से। अब आप पूछेंगे मीडिया हाउस तो आप कहते हो गोदी मीडिया, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये साबित करने के लिए, नहीं साहब हम गोदी मीडिया नहीं हैं, हम तो बिल्कुल सही लोग हैं, और इस बात करने के लिए आरटीआई डाल दी गई। आरटीआई का जवाब आता है कि कितने रुपए दिए जाते हैं। अब आप पूछो कितने रुपए दिए जाते हैं, तो आरटीआई में जवाब आया कि बिल्कुल कोई पेमेंट नहीं की जाती है। इसके लिए प्रधानमंत्री साहब जिस जगह पे जहाँ जाके भाषण करना होता है, वहाँ पे कुछ सरकारी संस्थाएं, कुछ एजेंसीज़, या वहाँ पे कुछ लोकल पार्टी वर्कर्स, या फिर और बहुत सी संस्थाएं जो हैं या जो अपने लोग हैं उनसे मदद ली जाती है इस चीज़ से रिलेटेड कि यहाँ पर लोगों की समस्याएं क्या हैं और भाषण किस तरीके से क्या लिखा जाएगा। और अलग अलग लोग इसका भाषण लिखते हैं और जिसकी कोई पेमेंट नहीं की जाती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक निकल के आती है कि ये ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है कि कुछ सरकारी संस्थाओं की मदद ली जा रही है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ही होता आ रहा है। ये बीच में लाइन लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, अगर आप सीधा कह देते कि ये हो रहा है, बट कहीं ना कहीं हर चीज़ को ब्लेम करना कि तो शुरू से ऐसा होता आ रहा है कि साहब शुरू से ऐसा होता आ रहा है, तो आप उसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आप सिंपल ये जवाब दे सकते थे कि इसके लिए हम ये काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के भाषण से रिलेटेड बात हुई थी, कहीं पर भी ये नहीं कहा गया था कि हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है या अब हो रहा है
या 2 साल पहले कितने भाषण के पैसे दिए जाते थे, 50 साल पहले लिखने वाले कितने दिए जाते, ये तो हमने पूछा ही नहीं। आपने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों दी? क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि साहब ये तो पहले से चलता रहा, हम नया काम नहीं कर रहे हैं। अगली बात करते हैं फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की। अब कुछ लोग पूछेंगे फ़ारूक अब्दुल्ला कौन 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 कहाँ क्या? हाँ जी, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो जम्मू कश्मीर में एक एमपी भी रहे हैं पहले और एमएलए भी रहे हैं। उन्होंने जब ये धारा 370 तोड़ी गई तो उन्होंने ये बोला था ये तो गलत हो गया और इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, और जम्मू कश्मीर एक पूरा स्टेट था जिसको तोड़ के एक को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और एक का स्टेट का दर्जा ही है। मतलब आप ये सोचो कि अगर कोई अच्छा वाला स्टेट चल रहा है और उसको कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही हों और वहाँ के लोग, मुझे नहीं पता, मैं उनके प्लस और माइनस की बात नहीं करता हूँ, बट ये कहा जाए कि अच्छा उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला और उसको उनके ऊपर केस कर दिया जाए, उनके ऊपर पिटीशन दायर कर दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देशद्रोही है या कुछ और तरीके से है। बाकी जनता जनार्दन सब जानती है कि इन कानूनों का इस्तेमाल हर सरकार करती है, ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार कर रही है। इससे पहले अगर कांग्रेस की बात करें तो वो भी यूज़ करते थे। इससे पहले कोई भी पार्टी जहाँ पर भी जिसके हाथ में पावर होती है वो उसका यूज़ और मिसयूज़ दोनों ही करते हैं। अगली बात करते हैं, दिल्ली में म्यूनसिपल के चुनाव हुए थे। अब आप पूछोगे चुनाव कैसे हो गए कि वहाँ तो ऐसे हो हल्ला हुआ ही नहीं। जहाँ चुनाव हुए थे उन 5 सीटों पे जहाँ पे कुछ लोग इस्तीफ़ा दे गए या कुछ एक्सपायर हो गए या किसी वजह से वो 5 सीटें खाली थी। आप पूछोगे इसमें न्यूज़ वाली क्या बात है? न्यूज़ वाली बात ये है कि उसमें से 5 सीटें जो थी उसमें से 4 ऑलरेडी आपके पास थी, आपका मतलब आम आदमी पार्टी के पास थी, और एक जो थी वो बीजेपी के पास थी। अब आप पूछोगे इसमें बात क्या है? अब बात ये है कि जो बीजेपी की सीट थी, बीजेपी उस सीट को रिटेन नहीं कर पाई और आम आदमी पार्टी 4 सीटें लेके चली गई। हाँ, इसमें क्वेश्चन आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अलग है कि वो 4 सीटें कौन सी थी। वो 4 सीटें उसमें से जो एक आपकी सीट थी वो कांग्रेस के पास चली गई और जो बीजेपी की सीट थी वो आपके पास आ गई। तो इसमें अब ऐसी बात करना कि ये हो गया वो हो गया, बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जहाँ पे प्रधानमंत्री साहब बार बार भाग के बंगाल को जा रहे हैं और कह रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, हो सकता है दिल्ली का सिनेरियो अलग हो, बट जो ऑलरेडी उनके पास एक सीट थी बीजेपी के पास वो भी उनसे छिन गई और कहाँ पर, उनकी नाक के नीचे से आम आदमी पार्टी एक सीट निकाल के ले गई। हाँ, दूसरी तरफ आपको भी नुकसान हुआ है, पर आपको नुकसान ये हुआ है कि कहीं ना कहीं 4 सीटें रिटेन थी और उन्होंने 4 की 4 ही रिटेन कर ली। ठीक है, पहले 1 नंबर सीट थी, अब उन्होंने 5 नंबर रिटेन कर ली, बट कहीं ना कहीं आपका जादू थोड़ा बहुत चल रहा है। बट बीजेपी के नाक के नीचे से एक सीट चली जाती है, भले छोटी सीट थी, तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो किसानी आंदोलन है या बाकी चीज़ों का कहीं ना कहीं ये जो शतक लगा है पेट्रोल का उसका भी फ़र्क पड़ा होगा। क्यों होता है ऐसा, कैसे होता है, पता नहीं। अगली बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर जी की, जिन्होंने ट्वीट करके कहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी हरियाणा में अब से मतलब थोड़े दिन बाद ये आदेश हो जाएगा। मैं इसमें ट्विटर का फेसबुक का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिसमें घोषणा की गई है कि प्राइवेट जॉब्स में, ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट जॉब्स में 75% रिजर्वेशन हरियाणा के लोगों के लिए होगा। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा या जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं उसमें कैसे होगा, क्योंकि अब तक ये था कि अगर हम बात करें बाकी हरियाणा को छोड़ दिया जाए जहाँ पे मेजर बात आती है प्राइवेट कंपनीज़ की। अब आप बात करते हैं गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पानीपत, सोनीपत, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, कहीं पे आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, कहीं पर और तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इनमें 75% जो है रिजर्वेशन है हरियाणा के लोगों के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इनडायरेक्टली कंपनीज़ को ये कह रहे हो कि या तो हमारे 75 लोगों को रखो 100 में से, अदरवाइज़ आप भैया कहीं और लोकेशन देख लो। तो प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर भी इस तरीके का प्रेशर डाल देना समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं। वहाँ पे अगर गुड़गांव की बात करें, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट से लेके विप्रो, बीपीओ, केपीओ, हज़ारों तरह के, एक्सेंचर, हज़ारों कंपनी चल रही हैं और उनको अभी तक ये राइट्स थे कि आप भले आप केरला का बंदा चूज़ कर लो, भले उड़ीसा को यूज़ कर लो, भले आप असम का यूज़ कर लो, भले आप जम्मू कश्मीर का यूज़ कर लो, ये आपकी मर्ज़ी है, बिकॉज यू आर रनिंग दैट कंपनी। अब आपको ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई साहब, आप 75% लोग हरियाणा के लेके आओगे। तो भैया 75% क्या, वहाँ पे 100% लोग हरियाणा के हैं। कि अगर वहाँ पे एक बात करें कि एक हेड उस कंपनी का जो है वो आपका हरियाणा का हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसके रहने का और खाने की कॉस्ट कम होती है, और अगर कोई बेंगलुरु से यहाँ आके बंदा काम करेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसलिए वो कोशिश यही करेंगे कि हरियाणा के लोग ही यहाँ पर आएँ और कम सैलरी में काम करें। और अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, अगर आपके पास इंडस्ट्रीज़ हैं तो आपको ऑलरेडी वो रेवेन्यू दे रही हैं, टैक्सेस दे रही हैं, तो आप उसको इस चीज़ के लिए फोर्स करोगे तो हो सकता है कंपनी बोलें अच्छा ठीक है भाई साहब, ऐसा है कि हम चलते हैं, थोड़ा
नोएडा चले जाते हैं। बट ऐसा है कि नोएडा बीजेपी की सरकार है, शायद वहाँ पर भी यही पॉलिसी लागू हो जाए कि अब यूपी वालों को दिया जाएगा। थोड़े दिन बाद ये सुनने को मिलेगा, बॉम्बे वाले बोलेंगे नहीं हमने भी कर दिया, हमारे यहाँ भी प्राइवेट कंपनीज़ में यही होगा। तो क्या ऐसे करके सारे स्टेट्स ये कर देंगे 75%, 75%, 75%? तो बाकी इसका मतलब ये हुआ कि आपने इंडिया को ही अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लिया कि छोटे छोटे टुकड़े कर दो, हम यहाँ पे 75% रखेंगे, यहाँ पे 5% रखेंगे, यहाँ पे ये रखेंगे। तो आप इंडस्ट्रीज ग्रोथ नहीं होने दोगे। हाल कैसा हो जाएगा जैसा कभी पंजाब का हुआ था। पंजाब में भी किसी टाइम पे बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज थी, सब कुछ था, बट टैक्सेशन इतने बढ़ा दिए गए और उधर से हिमाचल ने लालच दे दिया कि साहब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगाओ, हम आपको सस्ती ज़मीनें देंगे, आपसे इतने टैक्सेस नहीं लेंगे, इतने सालों तक ये करेंगे वो करेंगे, सब्सिडीज दी जाएंगी। तो लोगों ने क्या किया, जो पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपनी यहाँ से फैक्ट्रीज उठाई और जाके हिमाचल में लगा दी। उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वहाँ पे टैक्सेस नहीं थे, यहाँ पे बहुत तरह के टैक्सेस थे। उनकी ज़मीनें उस वक्त धीरे धीरे शहर के बीच में आ चुकी थी। उन्होंने उठाया उस ज़मीनों को और फटाफट बेची और करोड़ों के भाव में बेच के ज़मीनें वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के वो चले गए। नुकसान किसको हुआ? पंजाब को हुआ। यहाँ से इंडस्ट्रीज चली गई और जो रेवेन्यू आता था वो भी कम हो गया। तो क्या हरियाणा भी ये करने की कोशिश कर रहा है? बाकी 75% की अगर बात करें तो भैया 100% जॉब लो ना। प्राइवेट में तो कम से कम एक कंपटीशन रहने दो, वहाँ पर सरकारी जैसा हाल क्यों कर रहे हो? बाकी और बहुत से न्यूज़ थे कवर करने के लिए, बट ये कुछ मेजर न्यूज़ थे जो मुझे लगा कि आज कवर करने चाहिए। कोशिश करेंगे कि रोज़ इस तरीके से फटाफट न्यूज़ कवर करें, क्योंकि 5-10 मिनट में फटाफट बात नहीं हो पाती, बहुत से न्यूज़ होते हैं कवर करने के लिए। तो कल के न्यूज़ में कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि ये जो चलिए आज बात कर ही लेते हैं सरकारी बैंकों का हाल। सरकारी बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, कर दो भाई साहब, कर दो फटाफट, जल्दी कर दो। और करके फिर क्या करेंगे? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे ऑलरेडी अकाउंट एचडीएफसी जैसे प्राइवेट बैंक्स में चल रहे हैं। और कितने हमारे पास 10 लाख, मैक्सिमम 10 लाख, किसी की सेविंग बहुत ज़्यादा कह दिया मैंने, शायद 1-2 लाख रुपए किसी के अकाउंट में पड़े हों। एफडीएस की बात करें तो ऑलरेडी आपकी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं चल रही होती है, और वो भी किसी किसी की चल रही होती है, सबकी नहीं चलती है। अगर बात करें तो किसी के अकाउंट में 1-2 लाख रुपए, हमारा इतना मेजर रिस्क नहीं है। अब क्या होगा? सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्रॉब्लम होगी उन एम्प्लॉयज़ के साथ जो कि ये सोचते थे कि हमने किसी सरकारी जॉब में चपरासी की नौकरी भी ले ली है तो हमारी लाइफ सेट है, क्योंकि वो सरकारी नौकरी है। तो उनके साथ अब कैसा रवैया होगा प्राइवेट बैंक्स का, वो भी आप जानते हो कि प्राइवेट वाले सुबह से शाम तक काम कराते हैं और सैलरी के नाम पे कुछ नहीं मिलता, इंसेंटिव्स मिलते थे, बहुत कुछ मिलता था। तो वो जो अभी उन प्राइवेट बैंक्स जो मर्जर होगा या जो खरीदेंगे बेचेंगे, क्या होगा पता नहीं। दूसरी एक छोटी सी बीच में छोटी सी निर्मला सीतारमण जी ने ये कह दिया कि हो सकता है आने वाले समय में, या फिर हो सकता है नहीं, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ही करा दिया इस चीज़ का, कि प्राइवेट बैंक्स को भी धीरे धीरे हम सरकारी जैसे राइट्स दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकारी बैंक के पास अभी तक जो अथॉरिटीज़ थी वो प्राइवेट बैंक्स के पास भी हो जाएंगी। आप पूछोगे इसमें क्या फ़र्क है, एक ही जैसे चलते नहीं भाई साहब, एक जैसे नहीं चलते हैं। अगर हम बात करें आज पंजाब पुलिस की बात करते हैं, छोटे से एग्जांपल लेते हैं। पंजाब पुलिस का जो मेन अकाउंट है वो कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक में होता है, जहाँ से महीने की 1 तारीख को या 2 तारीख को पेंशनर्स को और जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको सैलरीज ट्रांसफ़र होती हैं। तो कहाँ पर है? वो सरकारी बैंक में अकाउंट है, और ये कंपलसरी था सरकारी बैंक में ही रखना। अब अगर अथॉरिटी ये कहती है कि ये प्राइवेट बैंक को और सरकारी बैंक को सेम कर दिया जाता है, तो शायद थोड़े दिन में ये भी अकाउंट कहीं ना कहीं उठा के एचडीएफसी बैंक के साथ दे दिए जाएँ, या फिर आईसीआईसीआई या फिर और बहुत से जो एचएसबीसी या बहुत से प्राइवेट बैंक जो कि धीरे धीरे आ रहे हैं उन सबको दे दिए जाएँ। तो फ़र्क क्या पड़ने वाला है? फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, छोटे छोटे अकाउंट होल्डर्स को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, फ़र्क पड़ने वाला है सरकार को। क्योंकि जब वो अपनी काउंटिंग करते थे, अगर मान लीजिए 1000 एम्प्लॉयज़ हैं और सबको 1-1000 रुपये ट्रांसफ़र किया जाता है, 500 लोग विड्रॉ कर देते हैं, 500 उसी बैंक में रहने देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस बैंक की एक एसेट बन जाती है कि हमारे पास इतनी एसेट है। तो यही एसेट अगर आप एचडीएफसी बैंक को या किसी और प्राइवेट बैंक को, एचएसबीसी या आईसीआईसी किसी और इस तरीके के बैंक को ट्रांसफ़र कर देते हो, तो वो उसकी एसेट बन जाएगी। और आने वाले टाइम में हो सकता है वही हाल हो जाए जो बीएसएनएल का है, कि बीएसएनएल के एक्सचेंजेस और ब्रांचेस सब जगह थी। आज भी स्टेट बैंक की बात करें, पंजाब नेशनल की बैंक की बात करें या किसी और बैंक की बात करें, कि ब्रांचेस बहुत छोटी छोटी लोकेशंस पे हैं, बट वो सर्व नहीं कर पा रहे हैं। ये कह के वो धीरे से ब्रांचेस बंद कर दी जाएंगी, या धीरे धीरे उनको बोला जाएगा अब इनको प्राइवेट करके बेच देते हैं, जैसे एयर इंडिया का हाल हो रहा है। ये मेरे पर्सनल कमेंट से हो सकता है डेटा कुछ इधर उधर गड़बड़ हो गया हो, बट ये थे कि इन्फॉर्मेशन जो थी वो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए, मैंने शेयर कर दी। कोशिश करेंगे रोज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए, कंटिन्यूटी रहे। बाकी अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।